हेलो एवरीवन। बीपीएससी ने अभी पिछले महीने 28 जून को एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था और ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो बिहार में हेड मास्टर के लिए करवाया गया था। इसका जो पेपर हुआ उसके पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से पूछे गए थे और इन्हीं 100 के 100 क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप टीआरई 3 या टीआरई 4 देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने 50 तक डिस्कस कर लिया था अच्छे से। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 51 है वो ये कह रहा है कि भारत में ग्रामीण विकास के लिए एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित व्यूह रचना पूरा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो ये जो पूरा व्यूह रचना है इसको 2004 ईस्वी में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर पूरा की हम लोग बात करें कि ये जो पूरा है इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसको इसलिए लाया गया ताकि शहरों में जिस प्रकार की सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, जैसे कि शहरों में लोगों को अच्छी रोडें मिल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक संपर्क के साधन अच्छे हैं, वहाँ पर स्कूल अच्छे हैं, कॉलेज अच्छे हैं, वहाँ पर रोजगार के अवसर हैं, ठीक इसी प्रकार से गांव में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार के अवसर देने के लिए इस पूरा व्यू को इंट्रोड्यूस किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो पूरा शब्द है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये जो पूरा शब्द है इसको अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा जाता है PUARA, पूरा। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया। क्या? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो जो एपीजे अब्दुल कलाम हैं इनको मिसाइल मैन कहा जाता है और ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन से नंबर के? 11वें नंबर के ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्होंने 2002 ईस्वी से लेकर के 2007 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वाभिमान रहे हैं, राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 52 है वो ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या? क्या वो एक पूर्णांक है, क्या एक प्राकृतिक संख्या है, क्या वास्तविक संख्या या पूर्ण संख्या है? इनमें से क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग बात करें परिमेय संख्याओं की कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें कि p/q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 1/2, ये एक परिमेय संख्या है। मैंने लिखा 2/3, ये क्या है? तो ये भी एक परिमेय संख्या है। मैंने लिखा 2, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। मैंने लिखा -2, इसके ये भी परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्याएं हैं। और ये परिमेय संख्याएं क्या हैं वो हमें छांटना है। तो ऑप्शन ए में दिया है पूर्णांक। पूर्णांक की अगर हम लोग बात करें कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो ऐसे अंक जो कि पूर्ण रूप से होते हैं, जिनमें दशमलव न लगा हो, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पूर्णांक कहा जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, -1 है, -2 है, ये क्या है? तो ये सारे के सारे पूर्णांक है। अगर मैं कहूँ कि 2.2 क्या ये एक पूर्णांक है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? तो दशमलव लग गया है। तो अगर हम लोग बात करें कि परिमेय संख्या क्या पूर्णांक हो सकती हैं, तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर 1/2 को हम लोग लिखें तो ये क्या होगा? तो ये होगा 0.5, 0.5 होगा, और ये दशमलव में चला गया तो ये पूर्णांक तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये तो नहीं हो सकता। इसके बाद ऑप्शन बी में दिया है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो कि हमें नेचर से मिली हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके अनंत तक जाती हैं। ये सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं? नहीं हो सकती। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये है परिमेय संख्या और इसका मान कितना आया? 0.5, और प्राकृतिक संख्या में 0.5 नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन सी है इसमें दिया है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्या जिन्हें कि संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, वो सारी की सारी संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं।
जैसे कि मान लिया मैंने कि यहाँ पर 0 है, उसके बाद आगे की तरफ 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाएगा, और पीछे जाएं तो -1 -2 -3 ऐसे करके ये अनंत तक जाएगा। ये सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, जो कि संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं। तो इनमें से क्या यहाँ पर परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है? बिल्कुल दर्शाया जा सकता है। 1/2 अगर की बात करें, हम लोग 0.5 की बात करें, तो ये कहाँ पर आएगा? तो यहाँ पर आएगा 0 और 1 के बीच में यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि ये संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ऐसे ही सारे के सारे परिमेय जो संख्याएं होती हैं, इन्हें वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत रखा जा सकता है, क्योंकि इन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 53 है वो ये कह रहा है कि खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमय तरासू का नामकरण निम्न में से किसके आधार पर किया गया है? तो अमय तरासू का नामकरण जो है वो जापान में जो सूर्य की देवी हैं उनके नाम पर किया गया है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। जापान में जो सूर्य की देवी हैं, जो प्रकाश की देवी हैं, उनको अमय तरासू कहा जाता है, और इन्हीं के नाम पर जो वैज्ञानिकों ने खोजा है सबसे अधिक ऊर्जा वाला पार्टिकल, उसका नाम भी जो है वो अमय तरासू रखा गया है। क्या रखा गया है? अमय तरासू रखा गया है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश और वर्धन वंश, इसमें से कुषाण वंश ने सबसे अधिक समय तक भारत पर शासन किया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर कुषाणों की हम लोग बात करें तो जो कुषाण वंश है इसने लगभग 345 वर्षों तक भारत पर शासन किया था। कब से कब तक? तो इसने 30 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। 30 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। इसके बाद गुप्ता वंश की अगर बात करें तो जो गुप्त वंश है इसने लगभग 230 वर्षों तक भारत पर शासन किया। और कब से कब तक इसने शासन किया? तो इसने 320 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। इसके बाद मौर्यों की बात करें अगर हम लोग, तो मौर्यों ने लगभग 137 वर्षों तक भारत पर शासन किया। कब से कब तक? तो इन्होंने 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईस्वी ईसा पूर्व तक जो है इन लोगों ने भारत पर शासन किया था। उसके बाद अगर वर्धन की बात करें तो जो वर्धन है इन लोगों ने लगभग 41 वर्षों तक भारत पर शासन किया था। और कब से कब तक? तो इन लोगों ने 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो कुषाण हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा 345 वर्षों तक भारत पर शासन किया था। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 का आ रहा है कि बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली जो नदी है वो है सोन नदी। कौन सी है? सोन नदी है। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर सोन नदी की हम लोग बात करें तो जो सोन नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक की पहाड़ी है यहाँ से निकलती है सोन नदी, और वहाँ से निकलने के बाद ये यूपी में बहती है। यूपी में बहने के बाद फिर ये बिहार में पहुँचती है, और ये बिहार की जो राजधानी है पटना, जो पटना है बिहार की राजधानी, यहाँ पहुँच करके ये गंगा नदी में जा कर के मिल जाती है। इसीलिए ये जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। और ये गंगा में किस तरफ से जा कर के मिलती है? तो ये गंगा में जो है वो दाहिनी तरफ से जा कर के मिलती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना नदी है। और ये भी जो है वो गंगा में दाहिनी तरफ से जा कर के मिलती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 का आ रहा है कि पहले 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो शुरुआत की जो 5 अभाज्य संख्याएं हैं इनका योगफल पूछ रहा है। तो निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान सा काम है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो है 2। इसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? तो वो 3 है। इसके बाद 5 आएगी।
इसके बाद 7 होगी, इसके बाद 11 होगी, और ये पूछ रहा है कितना 5, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। और ये पूछ रहा है कि इसका योग क्या होगा, तो इन सारे को जोड़ दीजिए, यहाँ से जोड़ेंगे 11 7 18, 18 और 2 20, 20 5 25, 25 और 3 28, कितना हुआ 28 हुआ। और ऑप्शन सी में दिया है 28, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 57 है वो ये कह रहा है कि योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया था। तो योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग को लागू किया गया था, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा कि जो नीति आयोग है इसने योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 ईस्वी को प्रतिस्थापित कर दिया था। अगर हम लोग बात करें योजना आयोग की कि ये जो योजना आयोग है ये कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। और कौन लेकर के आया था इसे, तो इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया था। और इसका काम क्या था, तो इसका काम ये था कि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं उसी के लिए खाका तैयार करना इस योजना आयोग का काम था। और ठीक यही काम जो है वो नीति आयोग का भी है, ये भी देश में जो योजनाएं बनती हैं उसी को बनाने का ये भी काम करते हैं नीति आयोग, जिसे कि 1 जनवरी 2015 ईस्वी को लागू किया गया था। ये जो नीति आयोग है इसमें ये जो नीति शब्द है NITI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी कई सारे एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि जो नीति आयोग है इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष हमेशा और हमेशा जो है वो प्रधानमंत्री होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 58 है वो ये कह रहा है कि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है तो इस प्रक्रिया को निष्प्रभावीकरण या न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया कहा जाता है, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा ऑप्शन सी में दिया है समानयन। क्या दिया है, समानयन। इसका मतलब क्या होता है समानयन का, तो जो समानयन है इसका मतलब ये है कि आर्थिक सामाजिक और क्षेत्रीय असमानता को कम करने की जो प्रक्रिया है उसे जो है वो समानयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समानयन कहा जाता है। इसके अलावा पृथक्करण और समायोजन, यह तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे पृथक्करण कहा जाता है और जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे समायोजन की प्रक्रिया कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि एपी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अर्थात ये जो श्रेणी दी गई है समांतर श्रेणी, इसमें लुप्त पद क्या होंगे वो हमें ज्ञात करने हैं। तो अगर ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो आपको अच्छे से पता होगा कि समांतर श्रेणी में जो अंतर है वो बिल्कुल जो है वो सेम आने चाहिए। अर्थात 13 और 3 का अंतर कितना हुआ 10, कितना हुआ 10। इसका मतलब कि यहाँ पर जो पद होगा और जो यहाँ पर पद होगा इन दोनों का अंतर भी जो है वो बिल्कुल 10 ही आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए, तभी ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी हो सकती है। तो यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शनों में किसका अंतर जो है वो 10 है। यहाँ से देखिए 18 9 का अंतर कितना हुआ 9, मतलब कि ये नहीं हो सकता। 17 9 का अंतर कितना हुआ 8, मतलब कि ये भी नहीं हो सकता। 18 और 8 का अंतर कितना हुआ 10, मतलब कि ये होगा, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। जो डी है इसमें देखिए अंतर कितना है 11 और 9, 2 का अंतर है, मतलब कि डी भी नहीं हो सकता। किस केवल ऑप्शन जो सी है यही बिल्कुल सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 का आ रहा है कि भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों की जाती है, तो ऐसे समय में जब मुख्य न्यायाधीश का पद जो है वो खाली होता है उस समय जो है वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और ऐसा कब होता है जबकि मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो, तो ऐसा तब हो सकता है जब मुख्य न्यायाधीश जो है वो खुद ही रिजाइन कर दे तब पद खाली हो सकता है, या अकारणवश उसकी डेथ हो जाए तब पद खाली हो सकता है। ऐसी स्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और ये नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 का आ रहा है कि बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है। तो मैग्नेटाइट जो है वो बिहार के जमुई जिले में पाया जाता है, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर मैग्नेटाइट की हम लोग बात करें कि जो मैग्नेटाइट है ये आखिर में है क्या, तो ये जो है वो आयरन का एक अयस्क होता है। क्या होता है, तो ये जो है वो आयरन का एक अयस्क होता है और इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है Fe3O4। क्या होता है, Fe3O4। और ये जो Fe3O4 है ये जो है वो मैग्नेटिक गुण रिफ्लेक्ट करता है, मतलब कि ये जो है एक चुंबकीय गुण रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो मैग्नेटाइट पड़ा। क्या पड़ा, मैग्नेटाइट, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 का आ रहा है कि इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा या स्थिति में बनता है। तो जो इंद्रधनुष होता है वो हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में ही बनता है, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें कि इंद्रधनुष बनने के पीछे कारण क्या होता है, तो इसके बनने के पीछे जो कारण है वो होता है कारण अपवर्तन का। क्या है, अपवर्तन के कारण जो है वो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक सूर्य है। क्या है, यहाँ पर यह एक सूर्य है और बरसात के दिनों में हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की जो बूंदें होती हैं वो पाई जाती हैं, उपस्थित रहती हैं। और होता क्या है कि यहाँ से जब सूर्य से सफ़ेद प्रकाश चलता है तो ये जब आता है और यहाँ आकर के इस जलवाष्प की बूंद से यहाँ पर टकराता है, तो ये जो जलवाष्प की बूंद है यह एक प्रिज्म का काम करती है और यहाँ से जो प्रकाश का किरण होता है वो अपवर्तित हो जाता है और यहाँ से ये अपने 7 कलर में जो है वो विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और ये कलर जो है वो साक्षात रूप से यहाँ पर दर्शाने लग जाता है, यहाँ पर दिखने लग जाता है। और इसी प्रक्रिया को, और यही जो दिखता है, इसी को जो है वो इंद्रधनुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंद्रधनुष कहा जाता है। और ये हमेशा और हमेशा जो है वो सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनेगा, मतलब कि अगर सूरज इधर होगा तो ये इधर बनेगा और अगर सूरज इधर होगा तो ये इधर के साइड में बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 का आ रहा है कि निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार करिए। अर्थात ये जो 4 पदाधिकारी दिए गए हैं इन पर विचार करिए और बताइए कि अग्रता क्रम इनका क्या होने वाला है, मतलब कि सबसे बड़ा अधिकारी कौन है और उसके बाद क्रम करते हुए सबसे छोटा अधिकारी कौन सा है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले में दिया है मंत्रिमंडल सचिव, दूसरे में दिया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरे में दिया है संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और चौथे में दिया है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो अगर इन चारों में आप देखेंगे तो जो मुख्य न्यायाधीश है इन चारों में से सबसे श्रेष्ठ पद है। कौन सा, मुख्य न्यायाधीश का, इसीलिए सबसे पहले किसे रखेंगे, 4 को रखेंगे। उसके बाद इनमें से देखेंगे तो जो संघीय मंत्रिमंडल होता है, जो केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल होता है, इसका पद आएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। इसके बाद किसको रखेंगे, इसके बाद निर्वाचन आयुक्त का पद होता है, इसीलिए इसके बाद 2 रखेंगे। और उसके बाद सचिव का नंबर आता है, इसीलिए इसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। मतलब कि 4 3 1 2 वाला जो कूट है वो सही होगा और 4 3 2 और 1 वाला जो है वो ऑप्शन ए में दिया है, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है कि 59वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल की बैठक 17 नवंबर 2023 ईस्वी को कहाँ पर संपन्न हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर जो काउंसिल है इसकी बैठक जो है 2023 वाली थाईलैंड के पटाया में आयोजित हुई थी, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल है क्या आखिर में, तो ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का एक भाग है और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उसमें जो लकड़ी पाए जाते हैं उन्हीं का प्रबंधन करना और उन्हीं का व्यापार के संबंध में नियम बनाना, कानून बनाना, इसका काम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 का आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वनस्पति हार्मोन है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं हार्मोन्स के, इनमें से साइटोकाइनिन जो है वो एक वनस्पति हार्मोन है जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो साइटोकाइनिन है इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है पेड़ पौधों में सेल डिवीज़न करवाना
और ये जो है वो पेड़ पौधों में ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है साइटोकाइनिन। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इंसुलिन की, ये जो इंसुलिन है ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जानवरों में, मनुष्यों में ये पाया जाता है इंसुलिन। और इसका काम क्या होता है, तो हमारे शरीर में जो खून है उसमें जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने का काम इस इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। और ये कहाँ से सिक्रीट होता है इंसुलिन, तो जो इंसुलिन है वो अग्नाशयी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग एस्ट्रोजन की बात करें कि जो एस्ट्रोजन है इसका काम क्या होता है, तो जो एस्ट्रोजन होता है ये मुख्य रूप से महिलाओं का जो सेक्स हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। इसके बाद थायरॉक्सिन की बात करें कि जो थायरॉक्सिन होता है इसका काम क्या होता है, तो जो थायरॉक्सिन होता है ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है और इसका काम होता है कि हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म की जितनी भी प्रक्रिया हैं उसी को कंट्रोल करना इस जो थायरॉक्सिन का काम होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 66 है वो ये कह रहा है कि श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, इसको आप ध्यान रखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो श्रृंखला दी गई है इनमें से कौन सा पद गलत है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले इसका हम लोग अंतर ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से 1 और 2 के बीच में कितना अंतर है, तो 1 का अंतर है। यहाँ से 2 और 6 के बीच में कितना अंतर है, 4 का अंतर है। 6 और 15 के बीच में कितना अंतर है, 9 का अंतर है। 15 और 31 के बीच में कितना अंतर है, तो 16 का अंतर है। यहाँ से फिर देखिए 31 और 56 के बीच में कितने का अंतर है, तो ये कितना है, 25 का अंतर है। इसके बाद 56 और 51 के बीच में कितने का अंतर है, तो ये कितना है, 35 का अंतर है। तो यहाँ से आपको कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ से 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर 1 का वर्ग ये है, 2 का वर्ग ये है, 3 का वर्ग ये है, 4 का वर्ग ये है, 5 का वर्ग ये है। तो ये भी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 6 का वर्ग, मतलब कि ये 35 नहीं, ये 36 होना चाहिए। और 56 में जब आप यहाँ से 36 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 6 और 6 12, 5 3 8, 5 3 8 और 1 9, कितना होगा, यहाँ पर 92 होना चाहिए, ना कि 91 होना चाहिए। इसीलिए 91 वाला जो पद है ऑप्शन सी में ये गलत हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 67 है वो ये कह रहा है कि संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटा का हिस्सा कितना % का था। तो 2022-23 वाला जो राजकोषीय घाटा का अनुमान था वो था 6.4% का। कितने का था, 6.4% का। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें कि जो करंट में चल रहा है 2024-25 में, इसमें राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है, तो इसमें राजकोषीय घाटा का जो अनुमान है 4.9% का है। कितना है, 4.9% का इसमें राजकोषीय घाटा का अनुमान है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा अगर आगे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 जो है वो मैथ से पूछा गया था और ये जो है वो अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। इसमें हमें यक्स का मान ज्ञात करना है कि यक्स का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ से अच्छे से पता है कि यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/30 और ये बराबर हो जाएगा 14 यक्स के। यक्स को यहाँ से सॉल्व करिए तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 14 × 30/12। यहाँ से 2 से काटेंगे ये 6 हुआ, 2 से काटेंगे ये 7 हुआ, ये 6 से काटेंगे तो 5 हुआ, 5 × 7 कितना हुआ, 35 हुआ। मतलब कि यक्स का मान कितना मिला हमें, 35 मिला। और 35 दिया हुआ है ऑप्शन बी में, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 69 है ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की गई थी, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो अभियान है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है वो 15 नवंबर 2023 ईस्वी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इस अभियान का उद्देश्य है आदिवासी लोगों के लिए विकास, कल्याण और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना जो है वो इस अभियान का उद्देश्य होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, कौन सी जोड़ी गलत है वो हमें छांटना है।
तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है कि शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो समस्तीपुर में स्थित है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो समस्तीपुर में नहीं, बल्कि ये जो है वो सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ पर? सासाराम में स्थित है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये तो गलत हो गया, और ये पूछ रहा है कौन सा गलत है, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन बी है इसमें दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये तो सही है, और सही हमें नहीं छांटना है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन सी में दिया है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये भी सही नहीं हो सकता। उसके बाद ऑप्शन डी में दिया है स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष थे। ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये भी नहीं सही हो सकता। मतलब कि केवल और केवल जो ऑप्शन ए है यही सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 का आ रहा है कि बिहार में एमएसएमई के विकास को वरीयता दी जाती है, इसके पीछे कारण क्या है? तो एमएसएमई को वरीयता देने का कारण क्या है कि इसमें पूंजी की कम लागत होती है, पूंजी की कम ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए सही होगा। इसमें कम भूमि की ज़रूरत होती है, ये भी सही है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये भी सही होगा। इसमें श्रम को खपाने की क्षमता होती है, मतलब कि इसमें कम लागत होती है लेकिन इसमें ज़्यादा लोग काम करते हैं, भूमि भी कम लगती है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये भी सही होगा। मतलब कि ए, बी और सी तीनों के तीनों सही हैं, इसीलिए उपयुक्त में से सभी वाला जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 का आ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन चार ऑप्शनों में से किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है राज्यपाल। तो जो राज्यपाल होता है इसकी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल की जाती है, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये तो सही नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये भी नहीं हो सकता सही। जो ऑप्शन सी है इसमें दिया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है वो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी सही बात है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये भी सही नहीं हो सकता। इसके बाद ऑप्शन डी में दिया है उपराष्ट्रपति। तो जो उपराष्ट्रपति होता है इसकी नियुक्ति नहीं की जाती किसी के द्वारा, बल्कि इसका जो है वो चुनाव किया जाता है, संसद के द्वारा राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। हाँ, जो राष्ट्रपति होता है वो शपथ दिलाने का काम करता है उपराष्ट्रपति को, बल्कि इसकी नियुक्ति नहीं करता है, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 का आ रहा है कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन या कौन से कथन जो है वो सत्य हैं? तो संविधान सभा के संबंध में इन चारों कथनों में से कौन से कथन सही है वो हमें छांटने हैं। तो चलिए देखते हैं। जो पहला कथन है वो यह कह रहा है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो संविधान सभा का निर्माण हुआ, जो संविधान सभा में लोग चुन करके गए थे, उनका चुनाव वयस्क मताधिकार पर नहीं किया गया था, बल्कि उस समय जो विधानसभाएं थीं उन्हीं विधानसभाओं के लोगों के द्वारा चुन करके भेजा गया था संविधान सभा में, और जो कमिश्नरी थी वहाँ से अपॉइंट किया गया था संविधान सभा के लिए। इसीलिए जो कथन पहला वाला है ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा कथन है वो यह कह रहा है कि यह प्रत्यक्ष मतदान का फल था। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष मतदान तो इसके लिए हुआ ही नहीं था। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वो विधानसभा के लिए वोट करे थे, और जो विधानसभा के लोग हैं उन लोगों ने संविधान सभा के लिए वोट करा था, इसीलिए ये प्रत्यक्ष तो हुआ नहीं, ये हुआ अप्रत्यक्ष मतदान। इसीलिए जो आप दूसरा वाला कथन है ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा कथन दिया है कि यह बहुदलीय निकाय था। तो ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि संविधान सभा में कोई दल से चुन करके नहीं गए थे, बल्कि जो सदस्य थे संविधान सभा के उन लोगों के द्वारा चुन करके भेजा गया था, और जो रजवाड़े थे वहाँ से कुछ लोगों को नियुक्त किया गया था, जो कमिश्नरी थी वहाँ से कुछ लोगों को नियुक्त किया गया था, इसलिए बहुदलीय नहीं था। इसीलिए जो ऑप्शन तीसरा वाला है ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद जो चौथा कथन है इसमें दिया है कि इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गई थीं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो संविधान सभा थी इसमें बहुत सारी समितियां बनाई गई थीं ताकि इसका जो काम है वो अच्छे से करा जा सके। जैसे कि मसौदा समिति बनाई गई, संघ शक्ति समिति बनाई गई, प्रारूप समिति बनाई गई,
ये सारी समितियां बनाई गई थी इस संविधान सभा के लिए, इसीलिए जो चौथा वाला कथन है ये भी सही होगा। मतलब कि पहला और चौथा दो कथन सही हैं और पहला और चौथा दिया है ऑप्शन ए में, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 का आ रहा है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करती हैं। तो जो सूर्य से यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं, ये हमारे त्वचा में कैंसर उत्पन्न करती हैं, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें कि जो यूवी रेज हैं जो कि सूर्य से आती हैं, इन्हें पृथ्वी पर पहुंचने से कौन रोकता है, तो इन्हें पृथ्वी पर पहुंचने से जो है वो ओजोन लेयर के द्वारा इसे रोका जाता है। और ये जो ओजोन लेयर है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो हमारे वायुमंडल का जो समताप मंडल है उसी में ये ओजोन लेयर पाई जाती है जो कि यूवी रेज को रोकती है। और ये यूवी रेज जो है वो अगर पृथ्वी पर पहुँचे तो इससे हमारे त्वचा का कैंसर हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 का आ रहा है कि कैगा परमाणु ऊर्जा पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है। तो जो कैगा परमाणु प्लांट है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर बात करें कि तमिलनाडु में ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है वो तमिलनाडु में सिंधु दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर? तो ये जो है वो सिंधु दुर्ग में स्थित है कैगा पावर प्लांट। इसके बाद बात करें कि तमिलनाडु में कौन सा पावर प्लांट स्थित है, तो तमिलनाडु में कुदनकुलम पावर प्लांट स्थित है। कौन सा? कुदनकुलम। कुदनकुलम जो है वो कुदनकुलम पावर प्लांट जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण पावर प्लांट हैं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि तारापुर पावर प्लांट। कौन सा? तारापुर पावर प्लांट जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा रायपुर पावर प्लांट। कौन सा? रायपुर पावर प्लांट। और ये जो रायपुर पावर प्लांट है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है वो राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा नरोरा पावर प्लांट है। कौन सा? नरोरा पावर प्लांट है, ये कहाँ पर स्थित है, तो नरोरा जो है वो पावर प्लांट जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा हरियाणा में एक पावर प्लांट है और उसका नाम है गोपालपुर पावर प्लांट। कौन सा है? तो वो है गोपालपुर पावर प्लांट जो कि हरियाणा में स्थित है। तो इन सारे के सारे जो पावर प्लांट्स हैं इनको आप ध्यान में रखिएगा अगर आपको आगे आने वाले एग्जाम्स देने हैं तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 का आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है इसका आयोजन कलकत्ता में कराया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता में कराया गया था, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। और ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 1886 ईस्वी में। कब? 1886 ईस्वी में इसका आयोजन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। हुआ था 1886 ईस्वी में और कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 77 है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। कौन सी संख्या इनमें से पूर्ण वर्ग है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है ऑप्शन जो बी है इसमें दिया है 625, और आपको अच्छे से पता होगा कि जो 625 है वो 25 का वर्ग होता है, इसलिए 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बाद ऑप्शन बी में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो संख्या दी गई है इसका इकाई का अंक 8 दिया है। और आपको अच्छे से पता है कि जिस भी किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो ये संख्या जो है वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। अगर इकाई का अंक जो है वो 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो। तो अगर इसका इकाई का अंक 8 है मतलब कि जो ऑप्शन ए में संख्या दिया है ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही ऑप्शन डी अगर आप देखें तो इसका इकाई का अंक 7 है, मतलब ये भी किसी संख्या का इकाई का वर्ग नहीं हो सकता। इसके बाद ऑप्शन सी में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 64,000। कितना दिया है? 64,000। तो यहाँ से इसको मैंने किया 6400 और गुणा 10 किया। यहाँ से देखेंगे तो ये 80 का वर्ग है, लेकिन 10 जो है वो किसी का वर्ग नहीं हो सकता, मतलब ये भी जो है वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। मतलब कि जो ऑप्शन बी में दिया है 625 यही बिल्कुल सही होगा। जो ऑप्शन बी है ये सबसे अच्छा है और सबसे सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 का आ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या थी। तो 2011 के अनुसार अगर देखें तो बिहार में महिलाओं की जो साक्षरता दर थी वो थी
51.5%। कितनी थी? 51.5% थी। और 51.5 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो बिहार राज्य है इसकी साक्षरता दर कितनी है 2011 के अनुसार, तो इसकी औसत साक्षरता दर जो है वो 63.8% है। कितनी है? 63.8% है। इसमें से महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% है और पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुषों की साक्षरता दर जो है वो 71.2% है। कितनी है? 2% है। अब तीनों के तीनों जो आंकड़े हैं इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा अगर आगे के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है कि नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे कम था? तो अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो सबसे कम कहाँ पर था? तो वो था बिहार में। कहाँ पर? बिहार में था, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये इंडेक्स कैसा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? तो ये ऐसा इंडेक्स है जो कि पॉवर्टी की गणना करता है कि भारत के किस राज्य में पॉवर्टी कैसा है, और इसके लिए कई सारे आयामों का उपयोग किया जाता है, मल्टी डायमेंशनल का उपयोग किया जाता है। जैसे कि किसी भी राज्य की शिक्षा कैसी है, वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, वहाँ पर जीवन का स्तर कैसा है, इसी के आधार पर उस राज्य की पॉवर्टी ज्ञात की जाती है। और इसमें सबसे निचले पायदान पर कौन आया है? तो वो आया है बिहार राज्य। कौन सा आया है? बिहार राज्य आया है। और सबसे ऊपरी पायदान की बात करें कि सबसे टॉप पर कौन आया है, तो सबसे टॉप पर जो है वो दो राज्य आए हैं। एक तो है गोवा और एक है सिक्किम। कौन सा है? एक है सिक्किम और एक है गोवा। ये दोनों टॉप पर आए हैं और बिहार जो है वो सबसे नीचे आया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 80 है वो ये कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि इन संख्याओं में से 17 को 31 से बदल दिया जाता है तो जो नया वाला औसत प्राप्त होगा वो क्या होगा? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो 17 संख्या है इसको 31 से बदल दिया गया, मतलब कि 17 को हटाया गया और इसकी जगह पर 31 ला दिया गया। तो ये संख्या जो है वो कितनी बढ़ गई? तो यहाँ से देखेंगे तो ये संख्या कितनी बढ़ी? तो ये 4 और ये संख्या जो है वो 14 बढ़ गई। तो अगर संख्या 14 बढ़ गई है और कुल संख्याएं कितनी हैं? 7 हैं। तो 7 संख्याएं हैं, इन सब में हम लोग बराबर बराबर बांट देंगे 14 को, तभी तो औसत बराबर होगा यहाँ से। तो यहाँ से बांट दीजिए। अगर 14 को 7 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और ये जो आया 2 आया, इसको 18 में जोड़ दीजिए, 18 प्लस 2, तो नया वाला औसत कितना आया? 18 और 2 20 आया निकल करके। और ऑप्शन बी में दिया है 20, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 का रहा है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में जो प्रारूप समिति बनी थी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग प्रारूप समिति की बात करें कि ये जो प्रारूप समिति बनी थी इसका काम क्या था, तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, इसका काम था कि संविधान का मसौदा तैयार करें और उस पर चर्चा करवाए, इसका ये काम था। और इसमें कुल 7 मेंबर थे। कितने थे? 7 मेंबर थे। एक थे अध्यक्ष जो कि भीमराव अंबेडकर जी थे, और इनके अलावा 7 इसमें मेंबर थे। इन 7 मेंबरों में से 2 मेंबर जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और कौन कौन से थे वो हैं? तो वो हैं, एक हैं BL मित्तल। कौन है? BL मित्तल जो हैं वो एक इसके मेंबर थे, और एक मेंबर थे DP खेतान। कौन थे? DP खेतान। ये 2 मेंबर जो हैं वो इसके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो DP खेतान जी हैं इनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था, और इनके जगह पर जो है वो BN राव को लाया गया था। किसको? BN राव को लाया गया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और एक जो है वो BL मित्तल, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और इनकी जगह पर जो है वो TT कृष्णामाचारी को लाया गया था, इसलिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है कि बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? तो जो घाघरा नदी है, जिसे कि सरयू नदी भी कहा जाता है, ये बिहार के रेवलगंज में मिलती है। कहाँ पर?
जो रेवलगंज है बिहार का, वहाँ पर जाकर के ये गंगा में मिल जाती है। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें हम लोग घाघरा नदी की, कि ये जो सरयू नदी है इसके नज़दीक में, इसके किनारे पर सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा स्थित है, तो आज के समय का जो चर्चित अयोध्या शहर है वो इसी घाघरा नदी के, या सरयू नदी कह लीजिए, इसी के तट पर जो है वो स्थित है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 का आ रहा है कि समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो पहली बात तो यही कि पंचायती राज को लागू करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी बलवंत राय मेहता समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता जी। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, इसी ने सुझाया कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए। और ये स्तर कौन कौन से होंगे, तो ये स्तर होगा ग्राम पंचायत, क्या होगा, ग्राम पंचायत, उसके बाद होगा ब्लॉक पंचायत, और उसके बाद होगा जिला पंचायत। इन 3 स्तरों पर जो है वो पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी के लिए हमारे संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया और 24 अप्रैल, कब, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को इसको लागू भी कर दिया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को जो है वो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 का रहा है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन का नेचर द्वारा लुप्त प्राय घोषित सौर्या पुंडियाना पौधा निम्नलिखित में से भारत में कहाँ पर पाया जाता है। तो ये जो पौधा है सौर्याना पुंडियाना, ये भारत के मणिपुर राज्य में पाया जाता है। मणिपुर का जो तमांगलांग एरिया है यहाँ पर पाया जाता है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन की कि ये आखिर है क्या, तो यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम यही है कि पूरे विश्व में ये पेड़ पौधे और पशुओं की जो जनजाति है उस पर ये रिसर्च करती है और यहाँ से जो लुप्त प्राय इसको प्रजाति मिलती है उसके बारे में उस देश के, उस राज्य की सरकार को ये आगाह करने का काम करती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 का रहा है कि फरवरी 1946 ईस्वी में नौसेना का विद्रोह कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। तो नौसेना के द्वारा जो है वो 1946 ईस्वी में बम्बई में विद्रोह किया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो नौसैनिक थे इन्होंने विद्रोह क्यों किया था, तो ये जो नौसैनिक थे ये असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उससे प्रभावित थे और इनकी कुछ अपनी भी समस्याएं थी जिसकी वजह से इन लोगों ने ये विद्रोह किया था। जैसे कि यहाँ पर इन लोगों का शोषण हो रहा था, यहाँ पर भेदभाव होता था, इन लोगों को खराब खाना दिया जाता था और ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाता था। इसीलिए इन लोगों ने 18 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई वाले तट से इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 का रहा है कि भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो भारत में नवीन आर्थिक योजना जो है वो जुलाई 1991 ईस्वी में शुरू की गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये नवीन आर्थिक योजना है क्या, तो ये जो नवीन आर्थिक योजना है इसी को उदारीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उदारीकरण कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने देश में बाहर के जो लोग हैं उनको व्यापार करने की अनुमति देंगे और हमारे जो लोग हैं इनको जो है वो बाहर व्यापार करने की अनुमति देंगे। इसी को जो है वो उदारीकरण कहा गया। और ये 1991 ईस्वी में लाया क्यों गया था, तो ये लाया इसलिए गया कि भारत में जो है वो विदेशी मुद्रा का संकट गहरा गया था, विदेशी मुद्रा कम हो गई थी और जो बाजार का घाटा था वो भी बढ़ गया था और मुद्रास्फीति भी बढ़ रही थी। इसीलिए इस योजना को 1991 ईस्वी में लाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है कि हम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था। तो हम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन जो है वो भारत के गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य का जो अहमदाबाद नगर है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये हम फेस्ट इंडिया 2023 है क्या, तो ये जो हम फेस्ट इंडिया 2023 है
यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें कि बहुत सारे क्षेत्रों से विचारों को, नवाचारों को, ट्रेड्स को जो है वो इसमें प्रदर्शित किया जाता है। और यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां पर विशेषज्ञ उद्यमी अपने विचारों का आदान प्रदान करके देश के विकास में भागीदार बनते हैं। और यही जो है वो हमफेस्ट इंडिया 2023 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 का आ रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो 23वें नंबर के अगर तीर्थंकर की बात करें तो वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगर अरिष्टनेमी की बात करें हम लोग, तो जो अरिष्टनेमी है ये चौथे नंबर के तीर्थंकर थे। कौन नंबर के? चौथे नंबर के तीर्थंकर थे। इसके बाद जो सी में दिया है वर्धमान महावीर, ये कौन से नंबर के थे? तो ये जो है वो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, या यूँ कह लीजिए कि ये जो है वो अंतिम तीर्थंकर थे जो कि जैन धर्म में तीर्थंकर माने जाते हैं। इसके बाद नेमिनाथ की अगर बात करें तो जो नेमिनाथ हैं ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो ये जो है वो 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। कौन से नंबर के? 22वें नंबर के। इन सारे के सारे लोगों को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 का आ रहा है कि निम्न संख्या श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, अर्थात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ से क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ से निकालेंगे हम लोग। यहाँ से अंतर निकालिए, क्या होगा? 6 में से 2 गया, 4 हुआ, और इसके अलावा ये हुआ 24 हो गया। कितने का अंतर है? 24 का है। इसके बाद यहाँ से नहीं अंतर मिल सकता हमें, यहाँ से भी नहीं मिल सकता, लेकिन यहाँ से मिल सकता है। यहाँ से अंतर निकालिए, कितना है? यहाँ से 30 का अंतर है। फिर यहाँ से निकालिए, यहाँ से कितने का? यहाँ से 32 का अंतर है। तो क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ 24, 30 और 32, यहाँ से 2 बढ़ा, कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। तो क्या यहाँ से अगर हम लोग बढ़ाएँ 2, इसको 26 करें, फिर 2 बढ़ाएँ, यहाँ से 28 करें, फिर 30 बढ़ाएँ, तो क्या यह एक क्रम बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। 24, 26, 28 और 30, 32 का क्रम बन रहा है। इसका मतलब कि 156 में अगर हम लोग 26 जोड़ते हैं तो जो संख्या आएगी वही जो है वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आनी चाहिए। तो यहाँ से 156 में 26 जोड़िए, 6 और 6 12, 1 5 2 7 और 1 8, 182 हुआ। कितना हुआ? 182 आना चाहिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। और 182 दिया है ऑप्शन ए में, इसीलिए जो ऑप्शन ए है 182 वाला, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 का आ रहा है कि जल जीवन मिशन स्कीम किस वित्तीय वर्ष के बजट में घोषित की गई थी। तो जो जल जीवन मिशन है इसकी घोषणा जो है वो 2019-20 वाला जो बजट था इसमें की गई थी, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो जल जीवन मिशन है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि भारत के जितने भी गांव हैं उन सारे गांवों में नल के माध्यम से उचित जल, पेयजल पहुंचाना जो है वो इसका उद्देश्य है। और इसका टारगेट कब तक रखा गया? तो इसका टारगेट जो है वो 2024 तक रखा गया था कि भारत के जितने भी गांव हैं सारे गांवों में 2024 ईस्वी तक प्रत्येक गांव को नल से सुरक्षित पानी जो है वो, उचित पानी, पेय पानी जो है वो मुहैया करा दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 का आ रहा है कि ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जो ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है इलाज के लिए, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैसे होते हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है? ईएनटी। यहाँ पर जो ई है इसका मतलब है ईयर। क्या है? ईयर। एन जो है इसका मतलब होता है नोज़। क्या है? नोज़ है। और जो टी है इसका मतलब है थ्रोट। क्या है? थ्रोट है। मतलब कि ऐसा डॉक्टर जो कान का डॉक्टर है, नाक का डॉक्टर है और गले का डॉक्टर है, वैसे डॉक्टरों को ईएनटी स्पेशलिस्ट कहा जाता है। और कान की जांच के लिए, नाक की जांच के लिए और गले की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 का रहा है कि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे। तो 8 अप्रैल को केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को द्वारा जो है वो यहाँ पर बम फेंका गया था केंद्रीय असेंबली में, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, भगत सिंह जो हैं इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, लेकिन
बम फेंकने का इनका अर्थ किसी को मारना नहीं था, बल्कि अंग्रेज़ों को आगाह करना था कि हम भारतीय क्या क्या कर सकते हैं, वो दिखाना चाहते थे भगत सिंह। इसीलिए इन्होंने केंद्रीय असेंबली में पहुंच करके 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंका था, और ऐसी जगह पर बम फेंका था ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी नुकसान न पहुंचे। उसके बाद भी फिर भी जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और इन लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया गया, और फिर 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 का आ रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है। तो भारत के लिए मौद्रिक नीति की घोषणा जो है वो रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। जो भारत का रिजर्व बैंक है, इसके द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, मौद्रिक नीति क्या होता है? तो ऐसी नीति जो कि मुद्रा को कंट्रोल करे। मुद्रा का मतलब पैसा। बाजार में हमारे और आपके पास बाजार में जितने भी सारा पैसा, जितना भी पैसा है, उसी पैसे को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति बनाई जाती है। और ये मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ये जो है वो रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है ये मौद्रिक नीति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 का आ रहा है कि रमेश 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, वहाँ से 6 किलोमीटर फिर दक्षिण दिशा में चलता है, फिर 3 किमी पूर्व दिशा में चलता है, वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश जो है वो उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर रमेश खड़ा है और यहाँ से ये 10 किलोमीटर चला उत्तर की दिशा में, यहाँ पर पहुँच गया। मान लीजिए कि 10 किलोमीटर चला, फिर कह रहा है कि ये 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला, तो यहाँ से मुड़ गया और ये जो है फिर 6 किलोमीटर यहाँ पर मान लीजिए कि ये आ गया 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, यहाँ पर पहुँच गया। फिर कह रहा है कि 3 किलोमीटर पूरब चला, यहाँ से मान लीजिए कि ये यहाँ पर आ गया पूरब दिशा में, यहाँ से 3 किलोमीटर, कितना 3 किलोमीटर। और ये कह रहा है कि प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये यहाँ पर पहुँच गया है, यहाँ से ये 10 किलोमीटर चला था, 6 किलोमीटर वापस आ गया, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी हुई 4 किलोमीटर। और ये दूरी कितनी है 3 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से लगा लेंगे हम लोग फार्मूला, 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, कितना हुआ 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे क्या हुआ 5। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई 5, मतलब कि वो प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 का आ रहा है कि 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो 1922 ईस्वी वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो बिहार के गया में इसका आयोजन किया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास जी। कौन थे? चित्तरंजन दास। और एक फैक्ट यहाँ से और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो गया का अधिवेशन हुआ था यहीं पर उरांव जनजाति ने भाग लिया था। कौन सी जनजाति थी? उरांव जनजाति थी। उसके नेता थे ताना भगत, उन्हीं ने जो है वो इस गया वाले अधिवेशन में भाग लिया था। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पिछले वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 का आ रहा है कि निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था। तो ये जो 4 वंश दिए गए हैं, लोदी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश और सैयद वंश, ये चारों के चारों जो वंश हैं वो दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए वंश हैं। और इनमें से सबसे पहले जो है वो खिलजियों ने शासन किया था। किसने? खिलजियों ने शासन किया था। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें जो दिल्ली सल्तनत थी, कौन सी? जो दिल्ली सल्तनत थी इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है वो 1206 ईस्वी में की गई थी। और यहाँ पर सबसे पहला वंश कौन बना था? तो वो बना था गुलाम वंश। कौन बना था? गुलाम वंश। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इस गुलाम वंश के बाद में फिर खिलजी वंश आया। कौन सा वंश आया? खिलजी वंश आया। खिलजी वंश के बाद फिर कौन सा आया? खिलजी वंश के बाद फिर तुगलक वंश आया। तुगलक के बाद फिर सैयद वंश आया। और सैयद के बाद फिर लोदी वंश आया था। कौन सा? लोदी वंश आया था। तो इस कालक्रम को आप याद रखिएगा, पहले गुलाम आए, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, उसके बाद फिर लोदी वंश आया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 का आ रहा है कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ड्रोन उपयोग हेतु वर्ष 2023-24 में कितनी महिलाओं को चयनित किया गया था।
तो 2023 ईस्वी में 2023-24 ईस्वी में सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत जो वो 5000 महिलाओं को चयनित किया गया था। कितनी महिलाओं को? 5000 महिलाओं को चयनित किया गया था और 5000 की संख्या किसी में नहीं दी गई है, इसीलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है ई, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 जो है ये कह रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर कि पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलती हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये दोनों के दोनों जो है वो नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलती हैं। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलती हैं, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर नीलगिरी की बात करें हम लोग कि जो नीलगिरी की पहाड़ी है ये किस राज्य में पड़ती है, तो ये पड़ती है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में पड़ती है, जहाँ पर कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर के मिल जाती हैं। अगर बात करें कि जो नीलगिरी पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है डोडा बेट्टा। कौन सा है? डोडा बेट्टा। इसका जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। कौन सी है? 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जो ऊँटी है वो इसी नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 का रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन सा था। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे पहले कौन विदेशी भारत आया था वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है मेगास्थनीज। क्या दिया है? मेगास्थनीज। ये भारत में कब आया, तो ये भारत में आया था 3री शताब्दी में। कब? 3री शताब्दी में ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये कहाँ से आया था, तो ये आया था ग्रीक से। कहाँ से? ग्रीक से आया था। कहाँ से? ग्रीक से आया था। 3री शताब्दी में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके बाद ऑप्शन बी में दिया है एत्सिंग। और एत्सिंग की बात करें तो जो एत्सिंग है ये 7वीं शताब्दी में आया था। कब आया? 7वीं शताब्दी में आया था। और ये आया था चीन से। कहाँ से? चीन से आया था। और यह एक बौद्ध भिक्षु था। इसके बाद फायान की अगर हम लोग बात करें तो जो फायान है ये 5वीं शताब्दी में आया था और ये भी आया था चीन से ही। और ये भी जो है वो एक बौद्ध भिक्षुक था जो कि चाइना से आया था, फायान। इसके बाद ऑप्शन डी में दिया है वेनसांग। और ये जो वेनसांग है ये कब आया था भारत में, तो ये भी आया था 7वीं शताब्दी में। और ये भी आया था चाइना से ही, चीन से ही आया था। और ये भी जो है एक बौद्ध भिक्षु था जो कि 7वीं शताब्दी में आया था। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो मेगास्थनीज है ये 3री शताब्दी में ही भारत में आ गया था मौर्य दरबार में। इसीलिए जो ऑप्शन ए में दिया है मेगास्थनीज ये बिल्कुल सही होगा, जो कि भारत वाले आने वाला पहला विदेशी यात्री था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 100 था वो मैथ से पूछा गया था। यहाँ पर 2 इक्वेशन दिए गए हैं और इसका परिणाम पूछा था कि क्या इसका परिणाम जो है वो असीमित समाधान होगा या ठीक 2 ही समाधान होंगे इसके, या कोई भी समाधान नहीं होगा, या एक से अधिक इसके, या केवल एक ही समाधान होगा इसका। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें चूज करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लिया मैंने कि ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। जो नीचे वाला इक्वेशन है इसको मैंने मान लिया कि ये जो है वो इक्वेशन नंबर 2 है। और इक्वेशन नंबर 2 को मैं यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ। क्या दिया है? यहाँ दिया है माइनस का 4x माइनस का 8y प्लस का 20 बराबर में 0। यहाँ से अगर मैं माइनस हटाना चाहूँ, प्लस लगाना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा? माइनस से मुझे भाग देना पड़ेगा। तो माइनस से भाग दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस का 8y माइनस का ये 20 बराबर में 0 हो जाएगा। फिर 4 से भाग दे करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस ये क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा 5 बराबर में 0। ये कौन सा? दूसरा इक्वेशन है। और पहला इक्वेशन क्या है? पहला है x प्लस 2y माइनस का 5 बराबर में 0। ये पहला इक्वेशन है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों के दोनों बराबर हैं। अर्थात इनकी जो रेखाएं हैं, अगर इनका रेखा बनाई जाए इन दोनों की, तो दोनों जो रेखाएं हो एक दूसरे के ऊपर होंगी, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशन जो है वो आपस में बराबर हैं। मतलब इनका मान कितना निकल करके आएगा, तो ये जो है वो हर एक पॉइंट पर ये जो है वो टच कर रहे होंगे। इसका मतलब इसका मान जो है वो असीमित आने वाला है। ये जो है वो अनंत आने वाला है। कितना आने वाला है? अनंत आने वाला है। मतलब कि जो ऑप्शन ए में दिया है असीमित समाधान, ये बिल्कुल इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स
सारे के सारे 100 जो क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी की जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।